हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 72 बीपीएससी जो अभी आ गया है, 72 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं भारतीय संविधान का भाग 2 है, भाग 2 तो जो चैप्टर है नागरिकता अधिनियम, भाग 2 जो नागरिकता है, इससे संबंधित आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें आपने देखा होगा, आपने तो बहुत ऐसे क्लासेस जो देखी होगी, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग है। हम चाहते हैं कि लोगों को, स्टूडेंट को कभी रटना ना पड़े। जैसे होता है ना, बहुत सारे ऐसे जो टीचर्स हैं जो रटना रटाना जानते हैं, लेकिन आप जब तक रटना रटाना जो मेथड है वो तब तक ही माइंड में याद रहता है जब तक हम उसके पीछे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि अगर यदि हम रट लिए तो हम 1 महीने बाद, 10 दिन बाद उसको फिर दोहराए तो वो चीज़ किसी न किसी तरह से भूल जाते हैं स्टूडेंट लोग, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन यदि आप कंसेप्ट बेसिस, आप यदि एक्चुअल फैक्ट पे आप फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो आज हम भारतीय संविधान के नागरिकता अधिनियम जो है, इसके बारे में एक अच्छे से विस्तार करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे हमारे देश में नागरिकता जो है किस प्रकार से मिलती है और किस प्रकार से छीनी जाती है। तो हमारे देश में नागरिकता जो है 5 प्रकार से दी जाती है और 3 प्रकार से छीनी जाती है। इसके पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ बता देते हैं कि 72 बीपीएससी का वैकेंसी आ चुका है, जिसमें टोटल संख्या जो है पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल 1230 है। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो एसडीएम का पोस्ट है वो लगभग 100 है, 100 एसडीएम का पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक रॉयल जॉब है, एक रुतबा है, एक पावर है और सैलरी भी है, हर तरह से फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया ही जॉब है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग मेरे साथ जुड़िए और मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ताकि मुझे भी एक अच्छा फील हो आपके साथ। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं, और ये जो भारतीय संविधान जो है पॉलिटी का क्वेश्चन, पीटी के, अगर पीटी में देखा जाए तो पीटी में भी 15 से 20 क्वेश्चन आता है एवरी ईयर। और आपको अगर मेंस में देखा जाए तो मेंस में आपको 140 मार्क का आता है, 114 नंबर का पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था जिसको कहते हैं। तो चलते हैं, हम ज़्यादा देर न करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे आप सबको। आप लोग मेरे साथ बने रहिए अंत तक, ताकि आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या है दोस्तों, मुझे थोड़ा अभी पढ़ाने की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि हमारे जो मेथड है, पढ़ाने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में दम घुस जाएगा और ये कभी निकलेगा नहीं। ये आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठिए तो आपको लगेगा कि हाँ, किसी ने पढ़ाया है और वो चीज़ रटने रटाने वाली नहीं है। ठीक है, तो भाग 2 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अधिनियम जो है नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें एक चीज़ देखा गया है कि नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में बना। आज़ादी के 1947 के बाद देश मेरा आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947। ठीक है, लेकिन जब संविधान की बात आती है तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है, बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछी जाती है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है। लोगों के मैक्सिमम स्टूडेंट जो है एक गलती मार के आते हैं कि 26 जनवरी को, जबकि इसका राइट आंसर है विधि दिवस 26 नवंबर को। आप बीपीएससी के हर एग्जाम में देखिएगा
बिहार के मैक्सिमम एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो या बिहार के मैक्सिमम एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चन हमेशा दिया जाता है ऑब्जेक्टिवलेस। जो भी क्वेश्चन होती है, एग्ज़ाम होती है, उसमें कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, तो उस दिन मनाया जाता है, न कि इस दिन, सॉरी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हमेशा हम इस चीज़ को याद करेंगे, ठीक है। तो 26 से यहाँ हम चलते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। 26 जनवरी 1950 के बाद देश में देखा गया है कि जो नागरिकता से संबंधित जो चर्चाएं हैं, जो दिया गया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे उसमें गलती पाया जा रहा था जो एक लोगों के लिए, देश के लिए भी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि खतरे का रोल अदा कर रहा था। जैसे आप देख सकते हैं, हम आगे बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे थे ना कि बहुत नाजायज़ हो रहा था। जैसे अभी आपको 2019 में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जो एनआरसी और सीए का लाया गया, वो किसी न किसी तरह से नागरिकता को लेकर बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा था हमारे देश पे भी और यहाँ के लोगों पे भी। कुछ ऐसे देखा गया कि पाकिस्तानी लोग जो थे किसी तरह यहाँ आ जाते थे और आने के बाद नागरिकता 6 महीना में रहने, उस समय का जो नागरिकता लेने का समय था सिर्फ 6 महीना। अब बताइए, कोई आदमी आया दूसरे देश से और हमारे देश में आ गया, 6 महीना रहा और उसको देश का नागरिकता मिल जाएगा, जबकि अदर कंट्री में ऐसा रूल नहीं है। उस हिसाब से देखते हुए यहाँ भी समय समय पे संशोधन किया गया। पहला 1955 में, उसके बाद 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 और 2019 में बहुत तगड़ा ही कानून लाया गया। जो जम्मू कश्मीर और असम, जो नॉर्थ ईस्ट है, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो इस सब के लिए भी एक बहुत बड़ा ही राहत की बात आई है। क्योंकि वहाँ से क्या आता है कि बांग्लादेशी जो हमेशा घुसपैठ करके 6 महीना रहते थे और भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते थे, तो कहीं ना कहीं इन लोग के लिए, असम जो नॉर्थ ईस्ट थे, उन लोग के लिए काफ़ी दिक्कत पड़ता था और साथ साथ हमारे देश के लिए भी हमेशा खतरे के लिए बना रहता था, ठीक है। तो चलते शुरू करते हैं कि नागरिकता हम कितने प्रकार से ले सकते हैं। नागरिकता लेने का जो नियम है, प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो 5 प्रकार के हैं। जन्म के आधार पर, वंश परंपरा, वंश के आधार पे, देशीकरण द्वारा, चौथा है पंजीकरण द्वारा और 5वां है भूमि विस्तार द्वारा। अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जन्म के आधार पर, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद या संविधान लागू होने के बाद भारत में हुआ, जिस व्यक्ति का जन्म, कोई भी व्यक्ति हो जिसका जन्म भारत में आज़ादी के बाद हुआ है या संविधान लागू होने के बाद हुआ है, वो भारत की नागरिकता माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि यदि उनके माता पिता कोई एक भारतीय होनी चाहिए। स्टार्टिंग में जो था नियम कि जो माता पिता थे उनमें से कोई एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, उनकी नागरिकता भारत की होनी चाहिए। तो उनके बच्चे यदि भारत में जन्म लेते हैं, जैसे एक राम है और उसका शादी हो गया, शादीशुदा है और वो मतलब भारत में रह रहा है, उसका बच्चा हुआ, तो उसका भी बच्चा भारतीय माना जाएगा, उसको भारतीय नागरिकता स्वतः मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ये भी कंडीशन दिया गया है। एक जो हो गया जन्म के आधार पे, ठीक है। जन्म के आधार पे प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद या संविधान लागू होने के बाद हुआ, ठीक है। दूसरा है वंश परंपरा। 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका भी जन्म भारत में हुआ है, उसका भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें दिया गया वंश परंपरा। जैसे एक आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे माता पिता थे,
तो स्वतः भारतीय हैं। वो तो खैर आज़ादी के बाद उनके जन्म है, लेकिन उनके पूर्वज जो हुए, हमारे दादाजी जो हुए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जन्म आज़ादी के पहले था। तो उनके जो संतान हुए, उनके फिर हम हुए। तो ऐसी स्थिति में उसको भारतीय की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी, इसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारे दादाजी हुए आज़ादी के पहले ही, मतलब उनका जन्म इस देश में हुआ। ठीक है, तो जन्म के आधार पे, सॉरी, वंश परंपरा के आधार पे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक और भी दिया गया है कि जो अपवाद में है राजनयिक जो होता है, एम्बेसी जो होता है, जिसको हम राजदूत कहते हैं, राजदूत जो एम्बेसडर होते हैं, जैसे दूतावास, जिसको हिंदी में हम दूतावास कहते हैं। तो आप ये बताइए कि भारत का जो दूतावास होता है, जो एम्बेसी होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, वो विभिन्न कंट्री में उनका जॉब लगने के बाद IFS जो जॉब होता है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, तो इनकी पोस्टिंग जो होती है, इनकी पोस्टिंग दूसरे कंट्री में होता है, जैसे USA में हो गया, ब्रिटेन में हो गया, ठीक है, रूस में हो गया, रसिया हो गया, चाइना, मतलब देश के मैक्सिमम कंट्री में इनका पोस्टिंग किया जाता है। तो आप ये बताइए, क्या इनका बच्चा, इनकी पोस्टिंग कभी 5 साल 10 साल के लिए भी होती है, 2 साल के लिए भी होती है, कोई समय सीमा वैसी नहीं हो जाती, लेकिन इनकी पोस्टिंग जो है IFS इंडियन फॉरेन सर्विस है, जो दूसरे कंट्री में ही इनकी पोस्टिंग होती है। तो बताइए कि ये तो भारतीय हुए, ये हस्बैंड वाइफ भारतीय हैं, लेकिन किसी विदेश में 5 साल पोस्टिंग, 10 साल पोस्टिंग होने के बाद यदि वहाँ उनकी बच्चे डिलीवरी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो वो वैसा नहीं कि वो अमेरिका के माने जाएंगे। ये अमेरिका के तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक कि चाहेंगे कि हमें नहीं, हम इंडियन है और हमारे बच्चे की भी नागरिकता, इनको इंडियन ही माने जाएंगे। भले अमेरिका में ड्यूटी हो, या कनाडा में हो, या ब्रिटेन हो, चाइना हो, रसिया हो, बांग्लादेश हो, किसी भी कंट्री में, क्योंकि ये जो है एक देश हित के लिए दूसरे देशों में खुद सरकार इनको भेजा है, वे अपनी स्वेच्छा से दूसरे कंट्री में नहीं गए हैं। तो ये 5 साल रहे या 10 साल रहे, या जितने टाइम तक इनकी ड्यूटी रहे दूसरे कंट्री में, लेकिन इनके जो भी चाइल्ड होंगे, जो भी बच्चे होंगे, उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी भारतीय हैं। ठीक है, तो इसमें देखा गया है कि अपवाद में एक राजनयिक होती है, एम्बेसडर होती है। ठीक है, फिर तीसरा है देशीकरण द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया, तो इसमें देखा गया कि बहुत ऐसे पाकिस्तानी जो लोग थे, उस समय स्टार्टिंग में जो बना था संविधान, तो उसमें भारतीय नागरिक के प्राप्त करने के लिए सिर्फ 6 महीना के था, कि जो व्यक्ति अगर भारत में 6 महीना तक निवास करता है, उसको वो भारतीय नागरिकता के लिए एलिजिबल है। तो बताइए कि जो व्यक्ति उसमें हो क्या रहा था कि पाकिस्तान वाला, चाहे अदर कोई भी पड़ोसी कंट्री जैसे बांग्लादेश भी था, और भी कोई दूसरे जो अफगानिस्तान ऐसे जो टेररिस्ट कंट्री थी, वो क्या करता था, किसी तरह 6 महीना का वीज़ा लेकर इंडिया में आ जाता था, और 6 महीना आने के बाद वो किसी तरह कोई वैसे लोगों के साथ वो अपना शादी कर लेता था। शादी कर लिया और वो आया प्लान करके कि हम वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हैं, हम वहाँ कुछ दूसरे काम से जा रहे हैं, जॉब के पर्पज से जा रहे हैं, और 6 महीना कहीं वीज़ा, और क्या करता था कि 6 महीने के अंदर ही वो शादी कर लेता था। बताइए कितना चालाक हो गया। तो शादी कर लेता था, तो अब तो भाई उसका वाइफ हो गया इंडियन, और वो हो गया फॉरेन दूसरे कंट्री का, तो उसका जो बच्चा होगा वो भारतीय नागरिकता हो जाएगा, और उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। तो इसके चलते नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया। इसमें कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये तो साला के पूरे धर के धजिया उड़ा देगा। मतलब हो ही रहा था, आपका बांग्लादेश या पाकिस्तान हमेशा, मतलब जम्मू कश्मीर में पूरा आप देखिएगा जाके, तो जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम जो वहाँ के नागरिक है, सब पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए। देखता था कि अरे साला जम्मू कश्मीर तो इतना बढ़िया वहाँ चीज़ है, संसाधन है, कमाए के है, बढ़िया है, मतलब किसी न किसी तरह से
घुस जाओ और घुस जाके वहाँ से नागरिकता ले ले और फिर वहाँ जाके आतंक मचाना शुरू कर दे। और उस सब के क्या करता था कि सरकार सपोर्ट करता था। और ये वाला पार्टी इधर पूरा जो ये सब पाकिस्तान में सटता है, यहाँ से घुस जाता था गुजरात में, यहाँ से जम्मू में, जहाँ मौका मिलता था वहाँ घुस जाता। ठीक है, तो इसमें कहा कि नहीं ऐसे ना होगा, हम देशीकरण तभी करेंगे कम से कम इस देश में तुमको 10 साल तक रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुमको जॉब भी लगेगा तो जॉब के कंडीशन दिया गया कि 14 वर्ष। जैसे इसमें ये भी दिया गया कि बहुत ऐसे लोग थे, जैसे आज भी आप देखिएगा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे कंट्री को इनवाइट किया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, तिब्बत हो गया, तो ये सब कंट्री को इनवाइट किया जाता है कि आप भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं मेरे यहाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो इसमें था कि जो 14 वर्ष तक यहाँ जॉब किया और 14 वर्ष में कम से कम 12 साल तक भारत में रहा, बाकी दिन छुट्टी अपना घर गया, कोई बात नहीं है। 12 साल में कहता कि जो लास्ट महीना था ना 11 साल के बाद वाला 12वां, ये जो कंटिन्यू भारत में रहना चाहिए, मतलब 1 साल कंटिन्यू भारत में होना चाहिए, निवास करना चाहिए, तो हम उसको देशीकरण द्वारा नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाइए चौथा, पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण में कि कम से कम 7 साल तक 1950 के बाद, आज़ादी के बाद जो व्यक्ति कम से कम 7 साल तक इस देश में निवास किया हो, आगे चलते हैं। इसमें भूमि विस्तार द्वारा 5वां पॉइंट है नागरिकता प्राप्त करने का। भूमि विस्तार द्वारा नए भूभाग को शामिल करने पे, जैसे ये हमारा देश है, ये हमारा प्यारा भारत देश का है, जो मानचित्र है, जिसमें क्या था कि सिक्किम जो है 22वां संविधान संशोधन जो था 1975 के द्वारा इसको देश में शामिल किया गया। तो देश में शामिल करने के बाद जैसे होता है क्या कि कोई भी पड़ोसी, जो भी हमारे देश के कोई भी पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी कंट्री है, यदि उसका पूरा भूभाग, पूरे यदि वो मानचित्र पूरे वहाँ के जो क्षेत्रफल हो गया, यदि हमारे देश में शामिल हो जाती है, तो वहाँ के लोगों को नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है, उनको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। जैसे सिक्किम को उठा ले, सिक्किम क्या था कि पहले ये हमारे देश का हिस्सा नहीं था, तो जब 1975 में जब 1975 में जब सिक्किम हमारे देश में शामिल हुआ, तो वहाँ के टोटली नागरिक, जितने भी नागरिक थे, उस सबको स्वतः भारतीय नागरिकता मिल गई। वो स्वतः भारतीय नागरिकता माना जाएगा उनको। चाहे आप इसको देख लीजिए, गोवा जो है 1987 में भारत का हिस्सा बना। तो 1987 के पहले कोई भी गोवा के लोग भारतीय नहीं थे, मतलब। तो जब 1987 में इसको शामिल किया गया एक राज्य के रूप में, क्योंकि इसके पहले इसका जो था ना ये पुर्तगाल के कब्जा में हुआ करता था। ठीक है, तो आज़ादी के सोचिए 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 के बाद लगभग 40 साल बाद ये भारतीय एक राज्य के रूप में, छोटा सा राज्य के रूप में शामिल हुआ। तो यहाँ के जितने भी लोग थे उनको स्वतः भारतीय नागरिकता मिल गई, मतलब। तो ये होती है 5वां पॉइंट है भू विस्तार द्वारा। मतलब हम किसी भी जमीन को अर्जित करते हैं, जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है ये बांग्लादेश है, यदि बांग्लादेश को भारत अपने कब्जा में ले लेता है, तो वहाँ के जितने भी लोग होंगे उसको स्वतः भारतीय नागरिकता माना जाएगा। हालांकि ऐसा चुटिया का जरूरत नहीं है, इसको ना रखे तो ही सही है। ठीक है, इससे अच्छा है यदि नेपाल को भारत के हिस्सा में शामिल कर दिया जाएगा, तो नेपाल के जितने भी लोग अभी वर्तमान में हैं, उनकी जितनी पॉपुलेशन, जितनी जनसंख्या, आबादी है, वो सबको स्वतः भारतीय माना जाएगा, वो स्वतः भारतीय नागरिक का एक हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट हो गया भूमि विस्तार द्वारा। अब हम चलते हैं कि नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। हम देश में रह रहे हैं, हमें नागरिकता
कैसे हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है, या हमारी नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है, कैसे समाप्त हो सकती है। तो इसमें तीन प्रकार के दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं। एक जो होता है त्याग करके, एक अगर हम इस देश में रह रहे हैं, यदि इस देश की हमें किसी प्रकार की असहज महसूस होती है, यहाँ की भाषा, यहाँ के कल्चरल, यहाँ के रूल रेगुलेशन, यहाँ के प्रशासन व्यवस्था यदि हमको पसंद नहीं पड़ता है, तो हम चाह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम अपने इस देश का नागरिकता त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो मेथड, एक प्रावधान है, पहला जो है त्याग द्वारा, भारतीय नागरिक स्वेच्छा से त्याग कर सकते हैं। ठीक है, यदि उनको इच्छा हो तो। और दूसरा है बर्खास्त द्वारा, दूसरा है कि बर्खास्त किया जा सकता है। यदि इसमें देखा जाता है कि जो भारत के लोग जितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, जितने लोग रह रहे हैं देश में, यदि कोई ऐसे व्यक्ति जो देश के नियम कानून संविधान के प्रति वो अपना कह सकते हैं कि जैसे देशद्रोह की बात करें, वो देश विरोधी भाषा का उपयोग करे, देश विरोधी वो कुछ काम करे, जैसे देश में आतंकी हमला करवा दे, तो वैसे लोगों को भारत सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है। ठीक है, जैसे बहुत आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा दाऊद। ठीक है, दाऊद इब्राहिम जो था, यूपी के रहने वाला था, लेकिन ये आतंकी संगठन के चलते पाकिस्तान में जाके शामिल हो गया और वहाँ से फिर आज तक नहीं आया। तो वैसे लोगों को भारत सरकार चाहे तो नागरिकता उसकी समाप्त कर सकती है, उसको बर्खास्त कर सकता है कि ये हमारे देश के अब नागरिक में गिनती नहीं की जाएगी। ठीक है, और कुछ ऐसे भी प्रावधान है कि बर्खास्त का मतलब एक चीज़ और भी होता है कि बर्खास्त का मतलब क्या, यदि किसी भी नागरिक को भारत सरकार अगर बर्खास्त करता है तो क्या वो देश में रहने लायक रहे या नहीं, वो भारत की हिस्सा बन के रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो नहीं, वो भारत में रह सकता है, उसको रहने का अधिकार है, लेकिन वो भारतीय नागरिकता कहलाने का अधिकार नहीं है। यदि भारतीय अगर चुनाव होता है तो इसमें मत का उपयोग नहीं करेगा, मतलब वोट नहीं दे सकता है, वोट नहीं देगा। ठीक है, वोट मताधिकार का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही वो किसी भी पद पे जो है, किसी भी पद पे वो चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, किसी भी पद पे, देश में कोई भी पंचायती राज व्यवस्था हो या विधानसभा हो या एमपी हो, सांसद के चुनाव हो, राज्यसभा हो, किसी भी पद पे वो अधिकार योग्य नहीं है, उसके योग्य नहीं है। नहीं राष्ट्रपति हो गया, कोई भी किसी भी पद पे, भारतीय संविधान में जितने भी संवैधानिक पद दिया गया है, वो किसी भी पद पे रहने लायक योग्य नहीं है। हाँ, वो इस देश में रह सकता है, जी सकता है, खा सकता है, घुल फिर जो भी अपना रोजी रोटी कर सकता है, लेकिन इस देश की नागरिकता नहीं होने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, वोट नहीं दे सकता है, किसी भी पद पे चुनाव नहीं लड़ेगा, ना ही कोई सरकार के उच्च पद हो गया जैसे IAS बनना, SDM बनना वगैरह, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी भी पद के वो लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा है वंचित द्वारा या किसी अन्य देश के नागरिकता स्वीकार कर लेने पे। जैसे होता है क्या कि हम इस देश में रह रहे हैं, यदि हम अमेरिका में 10 साल, 15 साल, 20 साल कंटिन्यू रह गए, तो हम अपना स्वतः से अगर यदि वहाँ की हमें अमेरिका की हर भाषा, कल्चरल, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, यदि हमको सब कुछ अच्छा लगा, तो हम चाहे तो स्वेच्छा से हम भारतीय नागरिकता को त्याग कर हम दूसरे अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत देखा गया है और बहुत ऐसे होता भी है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रावधान है वंचित द्वारा, या यदि देश को ऐसा लगे कि हाँ वो एक व्यक्ति जो है कंटिन्यू 15 साल से इंडिया में नहीं रह रहा है, तो उस कंडीशन में उस देश को नागरिक के रूप में गिनती नहीं किया जाएगा। यदि उसकी एक बार उसको एक नोटिस किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या आप सच में अपना देश को नागरिकता कर सकते हैं, नहीं तो भारत सरकार चाहे तो खुद से वो उसको मतलब उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि नागरिकता अधिनियम के बारे में हमने बहुत कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया, समझाने का प्रयास किया, जितना हो सके हम कोशिश किए, बेटर देन बेस्ट।
और लास्ट में एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 इसमें दिया गया है, भाग 2 के अंतर्गत आता है। और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका है। एक है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है देशीकरण द्वारा, चौथा है पंजीकरण द्वारा, पांचवा है भूमि विस्तार द्वारा। और नागरिकता समाप्त होने का 3 प्रावधान है। एक है त्याग द्वारा, परित्याग द्वारा, दूसरा है बर्खास्त किया जा सकता है इसके द्वारा, और तीसरा है वंचित विधि। ये 3 प्रकार के प्रावधान है, ठीक है। और एक और हम लास्ट में क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाती है कि भारत में कौन सी नागरिकता है, कितने प्रकार की नागरिकता। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता दिया जाता है, एकल नागरिकता की प्रावधान है, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता, ठीक है। ये बहुत बार यूपीएससी बीपीएससी बहुत ऐसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो हम बताएंगे कि नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। और मेरा एक ही टारगेट है, आप इस बार 72वीं बीपीएससी तो किसी भी हाल में क्रैक करने का कोशिश करें। और जो एसडीएम का पोस्ट है 100, इसमें आप एक जगह लेने का प्रयास करें। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।